आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। ये जो संगरेजों के ढेर हैं, यहाँ मोतियों की दुकान थी। ये जो चूंटियां हुई खैमाजन, यहाँ तितलियों की उड़ान थी। गोल्ड प्लाजा सिर्फ एक प्लाजा नहीं था कि जिसमें दुकानें थीं, बल्कि ये प्लाजा दुनिया में आने वाले बच्चों के लिए पहला लिबास मुहैया करने वाला वो खैमा था कि जो आज खाकस्तर हो चुका है। लोग सवाल पूछते हैं कि कराची दुनिया में रहने के लिए तीसरा बदतरीन शहर आखिर क्यों है। इसकी वजह यह है नाजरीन कि कराची के जिम्मेदारान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। गुज़िश्ता हफ्ते चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान सदर में हुकूमत सिंध की कारकर्दगी के हवाले से एक प्रेजेंटेशन दी। इस तकरीब में गैर मुल्की सफारतकार, गैर मुल्की वफूद, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ियों और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस तकरीब के दौरान बिलावल ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, तरक्याती मंसूबों और मुख्तलिफ शोबों में सिंध हुकूमत की पेशरफ से शुरका को आगाह किया और ये शिकवा किया कि सब सिंध को आधा खाली ग्लास बनाकर पेश करते हैं, लेकिन हम ये बताएंगे कि ये आधा भरा हुआ है। द ग्लास इज नॉट हाफ एम्प्टी बट इन फैक्ट हाफ फुल। मगर कराची के एक प्लाजे में लगी आग ने ना सिर्फ उनके दावों की कल्ली खोल दी, बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया कि कराची का बल्दियाती निज़ाम 17 साल की हुकूमत के बावजूद ठीक होने की बजाय मजीद खराब हो गया है। पहले बल्दिया, बोल्टन और अब गोल्ड प्लाजा कराची में आग बुझाने और आग से बचाव के लिए सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेली इदारे फायर डिपार्टमेंट और इसके अलावा कमिश्नर ऑफिस कराची जिम्मेदार इदारे हैं। अगर सिंध का इंतजामी ढांचा देखा जाए तो आग बुझाने और इस तरह के दीगर सानेहात से बचाव का इदारा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है और ये इदारा इस वक्त मालियाती तौर पर खुद मुख्तार नहीं है। 2021 से अब तक केएमसी को नए फायर ब्रिगेड, आलात और गाड़ियां मुहैया नहीं की गई। कराची जैसे बड़े शहर में सिर्फ 22 फायर स्टेशंस हैं, सिर्फ 14 फंक्शनल फायर टेंडर्स हैं, सिर्फ 2 स्नॉकल्स हैं और फायर फाइटर्स का अमला सिर्फ 1000 पर मुश्तमिल है। और अगर कराची जितने बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी को देख लिया जाए तो न्यूयॉर्क में हाईली ट्रेन्ड फायर फाइटर्स की तादाद 12000 है कि जिन्हें 700 मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाता है। कराची का आलम यह है कि 226 इमारतों में से फकत 6 इमारतें ऐसी हैं कि जहां फायर सेफ्टी सहूलियात मौजूद हैं। 2024 की एक ऑडिट रिपोर्ट पर अब तक कोई अमल दरामद नहीं करवाया गया। रिपोर्ट में बताया गया था कि आई चुंदीगढ़ रोड, शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन की 266 इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। केएमसी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 200 से ज्यादा इमारतों में आग बुझाने के आलात मौजूद ही नहीं। 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं, जबकि 70% इमारतों में बिजली की वायरिंग गैर मेयारी है। रिपोर्ट में बताया गया कि 266 में से 90 इमारतों में फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्टर्स ही मौजूद नहीं और इसी वजह से इमारतों में शॉर्ट सर्किटिंग के बायस आग लगने के खदशात बदस्तूर कायम रहते हैं। इस ऑडिट रिपोर्ट में अमल कर लिया जाता तो कम अज कम गोल्ड प्लाजा शायद आज बच जाता, मगर कैसे बचता? देन अगेन वन थिंक्स, क्योंकि बल्दिया उज़्मा कराची के बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज और दीगर मदों में चला जाता है। रवां साल बल्दिया उज़्मा कराची के लिए 55 अरब 28 करोड़ 36 लाख 6 हजार रुपए का बजट मुख्तस किया गया। नए बजट में रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए बेल आउट पैकेजेस की मद में 13 अरब 41 करोड़ रुपए, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के लिए 7 अरब 29 करोड़ 90 लाख और म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए 5 अरब 30 करोड़ 49 लाख रुपए रखे गए। हुकूमत सिंध के कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के लिए सबसे लेटेस्ट टेंडर 2024 में गियर ऑयल और दीगर चीजों की सप्लाई के लिए दिया गया था और इससे कबल 2023 में बैटरीज का प्रोक्योरमेंट टेंडर दिया गया था। और आखिरी बार गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने 2021 में 5 स्नॉकल्स, 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स मंगवाए थे। फ्राइडे टाइम्स ने कराची में फायर डिपार्टमेंट की हालत से मुतल्लिक लिखा है कि आग बुझाने के लिए जो फोम इस्तेमाल होता है वो कराची में फायर म्यूनिसिपल फायर फाइटिंग की डॉक्ट्रिन में शामिल ही नहीं है। अंदाजा खुद लगा लीजिए। कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग दर्जनों लोगों को निगल चुकी है। अब तक 26 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, मगर अमवात की तादाद कहीं ज्यादा होने के खदशात मौजूद हैं। 65 अफराद अभी भी लापता हैं। कीमती इंसानी जानों के साथ साथ अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, मगर सिंध हुकूमत ने 23 घंटों के बाद आग पर काबू पाकर एक बार फिर अपनी नाअहली जाहिर कर दी है।
गोल्ड प्लाजा के अंदर जहां दर्जनों जिंदगियां आग के शोलों की नजर हो गई, वहीं प्लाजे के बाहर एक क़यामत बपा थी। लोग अपने प्यारों को निकालने के लिए चीखो पुकार कर रहे थे। लवाहिकीन हुकूमत सिंध से मुतालबा करते रहे कि जिंदगियों को फौरी बचा लिया जाए, मगर कराची के मेयर मुर्तजा वहाब आग लगने के 23 घंटों बाद जाए वकुआ पर पहुंचे। एक दिहाई से जायद वजीर आला सिंध रहने वाले मुराद अली शाह को 19 घंटों बाद आग से लड़ते और जिंदगी की भीख मांगते मुतासरीन का ख्याल आया, मगर इस वक्त तक आग दर्जनों जिंदगियों को राख का ढेर बना चुकी थी। हुकूमती नुमाइंदों के ताखीर से पहुंचने पर लवाहिकीन, मुतासरीन और ताजरों ने शदीद एहतजाज किया। वाली साहब यहाँ पर कल रात से राब्ता ही नहीं हुआ हमारे फोन से, फोन करे जा रहे, फोन उठा ही नहीं रहे। अभी तक कोई पता ही नहीं है इनका कहाँ पर है कहाँ नहीं है। सब खत्म हो गई, ये पूरी इसी गली में सारा खत्म। ये मलबा जो गिरे ना यही थी, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गए। मेयर से कोई राब्ता नहीं है, सीएम से कोई राब्ता नहीं है, सिर्फ डीसी आए थे और इसके अलावा गवर्नर साहब आए थे। मेरा तो पता ही नहीं। देखो ये क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है आग बुझाई जा रही है, क्या कर रहे हैं? ये बाहर से सिर्फ पानी, एक मतलब है कि हम कुछ कर रहे हैं। 4 घंटे से मुस्तकिल आग लगी हुई है। हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी थी कि फौरी तौर पे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में फायर टेंडर होने चाहिए थे कि आग भड़कते ही उसको काबू पा लिया जाता। लेकिन यहाँ पोजीशन ये नजर आ रही है कि 2 आते हैं, 3 आते हैं, फिर चले जाते हैं, उनको पानी पूरा नहीं है। कहाँ हैं वो लोग जिनको आकर जो सिंध हुकूमत पर बैठे? हमारे लोग मरने के लिए, आप देखें बाहर मुल्कों में लोगों की क्या एक एक फर्द की अहमियत है। हमारे मुल्क में कीड़ा मकोड़ा इंसान को समझा जाता है। We are a province that is often presented as a glass half empty in Islamabad, and through this presentation today, at the very least, I'd like to establish that we're very much a glass half full. There's a lot more potential. कराची सदर में एमए जिना रोड पर वाक़े गोल्ड प्लाजा में हफ्ते की रात 10:14 पर अचानक आग भड़क उठी। हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर आर्टिफिशियल फूलों की एक दुकान पर लगी और इसने देखते ही देखते दूसरी और तीसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के 22 मिनट बाद रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई। गो के जो मुतासरीन हैं और जो लोग उधर मौजूद थे वो कह रहे हैं कि 1 घंटे तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। इतला के 20 मिनट बाद 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह ही नहीं थी। इमारत में आग से निपटने के लिए इंतजामात भी नहीं थे। तंग गली और खारजी रास्तों की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड प्लाजा के मालिक ने नक्शे के बरखिलाफ 1200 दुकानें तामीर की। नक्शे में 1021 दुकानों की तामीर की इजाजत दी गई थी। 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से जायद तामीर की गई। 1998 में प्लाजे में एक इजाफी मंजिल तामीर की गई और पार्किंग एरिया में भी दुकानें बनाई गई और छत को भी पार्किंग में बदल दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक गोल्ड प्लाजा को बेसमेंट समेत सिर्फ 3 फ्लोर्स की इजाजत दी गई थी, मगर 2003 में एक इजाफी मंजिल को रेगुलराइज कर दिया गया था और राहदारियों और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बना ली गई। हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक जब आग ने इमारत को अपनी लपेट में लिया तो उस वक्त इमारत में सैकड़ों लोग मौजूद थे। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक गोल्ड प्लाजा में 14 से 16 दाखिली और खारजी रास्ते थे, मगर तंग रास्तों की वजह से इनमें धुआं भर गया और लोगों का बाहर निकलना मजीद मुश्किल बन गया। हजूम और ट्रैफिक मैनेजमेंट न होने से भी पानी की कमी फौरी दूर ना हो सकी। सिर्फ 2 से 3 घंटों में ही पानी की किल्लत हो गई। पानी भरकर लाने वाले टैंकर तामीराती काम में फंस गए, जबकि आग बुझाने के लिए फोम का इस्तेमाल भी पहले ही दिन किया गया। नाज़रीन, हफ्ते की रात लगने वाली आग पर आज सुबह 36 घंटे गुजरने के बाद काबू तो पा लिया गया है, मगर अभी भी इमारत से धुआं उठ रहा है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आग दोबारा सर उठा लेती है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 26 जिंदगियां झुलस कर खाकस्तर हो चुकी हैं और सिंध हुकूमत के मुताबिक 65 अफराद अभी भी लापता हैं। जस्ट इमेजिन कि उनके खानदान, लवाहिकीन, प्यार करने वाले किस कर्ब से गुजर रहे हैं। दे डोंट नो वेदर दे डेड और अलाइव या किस हालत में है, क्योंकि जो बाहर आ रही हैं बॉडीज वो इतनी झुलस चुकी हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है। इमारत के 3 मुख्तलिफ हिस्से गिर चुके हैं। 12 फायर टेंडर्स, 6 वाटर बाउजर्स और 2 स्नॉकल्स मौके पर मौजूद हैं। लेकिन गोल्ड प्लाजा के अंदर एक जहान तड़प तड़प कर उजड़ चुका है। प्लाजे के बाहर दुनिया पर क़यामत टूट पड़ी है। गोल्ड प्लाजा से इंतहाई दर्दनाक मनाजिर देखने में आ रहे हैं। आफ्ताब इसी गोल्ड प्लाजे का एक ताजिर था। उसकी आखिरी पैगाम बहुत दिल दहला देने वाला है। उसने कहा कि आग ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है, बहुत खतरनाक आग है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और अगर मुझसे कोई गलती, कोई कोताही
हो गई हो तो माफ कर देना। एक नौजवान खातून निमरा भी इसी प्लाजे में शॉपिंग कर रही थी। नाज़रीन, ईद के बाद उसकी शादी थी और उसने आग लगने से कुछ देर पहले ही घर फोन करके बताया कि अपनी शादी की तमाम तर खरीदारी पूरी कर चुकी हूँ, 15 मिनट में घर पहुंचने वाली हूं। लेकिन ये 15 मिनट उसकी जिंदगी के आखिरी 15 मिनट हो गए। अभी भी प्लाजे में दर्जनों लोगों की डेड बॉडीज होने के खदशात सर उठा रहे हैं। इमारत का बड़ा हिस्सा मुनद्दिम हो चुका है। लाशें जल जाने की वजह से उनकी शनाख्त भी इतनी आसान नहीं रही और जिंदगी के बच जाने की उम्मीदें हर गुजरते लम्हे के साथ दम तोड़ रही हैं। इमारत में कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन शायद अब तक बहुत देर हो चुकी है। मुतासिरीन को भी अब यकीन हो चुका है कि इमारत के अंदर जिंदगी का तसव्वुर भी महाल है, इसलिए अब उन्होंने डेड बॉडीज देने का मुतालबा शुरू कर दिया है। गुल प्लाजा के बाहर दिल दहला देने वाले मनाजिर में, मगर अब से इस सब के बावजूद हुकूमत सिंध की नाअहली एक बार फिर खुलकर सामने आ चुकी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब पहले तो सिरे से ही गायब रहे। वजीर आला भी करीबन एक दिन बाद जाए वक़वा पर पहुंचे, एज आई टोल्ड यू। फिर बरमला ये इतराफ़ किया कि इमारत में डिटोरिएशन हुई और हम नहीं संभाल सके। प्लाजे में आग बुझाने का निज़ाम नहीं था और इतनी मंजिलें बन गई। ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है। उस वक्त से जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, बगैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो वो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं। अक्सर लोग अपने जो मेज़नाइन फ्लोर्स हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं, उसमें दुकानें बनाई हुई हैं। उसकी वजह से बाहर कंजेशन होती है। आग बुझाने के सही इंतजामात बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, वो नहीं है। आग में अगर खुदा न खास्ता हो तो फायर एग्जिट प्रॉपर मार्क्ड होनी चाहिए। दर्जनों लाशों के सरहाने खड़े होकर वजीर आला का ये इतराफ़ खुली नाअहली नहीं तो फिर और क्या है। इनफैक्ट आई थिंक इट्स क्रिमिनल। इससे पहले कराची में ही आयशा मंजिल में दिसंबर 2023 में आग लगी और इस आग ने आयशा मंजिल के 6 फ्लोर जलाकर खास्तर कर दिए। उस वक्त भी मेयर कराची ने दावा किया था कि वो कराची की कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराएंगे और किसी ऐसी इमारत को नहीं चलने दिया जाएगा कि जिसमें फायर सेफ्टी के इंतजाम मुकम्मल ना हो। फायर सेफ्टी ऑडिट हमने स्टार्ट कर दिया है। जिन जिन बिल्डिंग्स के अंदर वो फायर सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं होगा, फायर एग्जिट नहीं होगा, वो मेरे शहर में नहीं चल सकती। अगर इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी एग्जिट होता, जो कि मैंने उसके नक्शे में देखा है कि फायर सेफ्टी एग्जिट का निशान है उसके अंदर, लेकिन गालिबन नहीं था वो। अगर वो होता तो शायद लोग बर वक्त बाहर निकल पाते। आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह केएमसी काम करेगी और सिर्फ इन कमर्शियल सेंटर्स में नहीं, मैं फैक्ट्रियों के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर भी जाना चाहूँगा ताकि देखकर इस मामले को एड्रेस कर सकें। मेयर कराची के इस दावे के बाद कराची की करीबन 250 से ज्यादा इमारतों का सेफ्टी ऑडिट हुआ, जरूर हुआ, मगर केएमसी की रिपोर्ट ने इंकशाफ करके सबको हैरान कर दिया नाजरीन कि इन 250 से ज्यादा कमर्शियल इमारतों में से किसी एक में भी फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। किसी इमारत के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं। 155 इमारतों में हंगामी इखराज के अलार्म तक मौजूद नहीं। इसी तरह उस वक्त के चीफ फायर ऑफिसर ने हुकूमत को यह बताया कि कराची में सिर्फ 28 फायर स्टेशन मौजूद हैं, मगर उनकी तादाद 200 तक होनी चाहिए गिवन द कैपेसिटी एंड द पॉपुलेशन ऑफ कराची। इनमें से 22 फायर स्टेशन इदारों के पास हैं, लेकिन इस सब के बावजूद गुज़िश्ता 2 सालों में कुछ ना बदला। एक अलमनाक वाक़ये के बाद एक और सानहा रूनुमा हो जाता है। सिंध हुकूमत के गुज़िश्ता साल 2025 में सिर्फ डंपरों के नीचे आकर 40 लोग कुचले जा चुके हैं। हुकूमत कुछ ना कर सकी। 2025 में ही कराची के खुले गटर 27 जिंदगियां निगल गए। हुकूमत खुले गटरों की जिम्मेदारी भी शॉपकीपर्स पर डालकर बरीउल-ज़िम्मा होती रही। गुल प्लाजा में अभी तक की इतलात के मुताबिक 26 लोग जल कर राख हो चुके हैं। 65 अफराद अभी भी लापता हैं और वजीर आला इस दर्दनाक सानहे पर जाँ बहक होने वालों के वुरसा के लिए 1-1 करोड़ रुपए फीकस का ऐलान करके ये समझ रहे हैं शायद कि उनके प्यारों का अजाला हो जाएगा। आज एक बार फिर सिंध हुकूमत ये यकीन दहानी करा रही है कि जिसकी भी गलती हुई उसे सजा दे दी जाएगी, लेकिन ऐसे खौफनाक सानहात में माजी की रीत तो यही बताती है हमें कि अमूमन प्लाजे के मालिक या मामूली से दुकानदार पर जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाएगी। SCBA से कहीं ना कहीं कोई छोटा बंदा आगे पीछे कर दिया जाएगा। हुकूमत अपनी नाअहली और कोताही पर पर्दा डालती रही है। क्या इस बार सिंध हुकूमत ये बताना पसंद करेगी कि 23 घंटों तक कोई हुकूमती नुमाइंदा जाए हादसा पर कैसे नहीं पहुंचा? क्या ये जिम्मेदारी भी फिक्स की जाएगी क्या कि इमारतों के ऑडिट में कोताही किसकी थी?
इजाफी मंजिल भी बन गई, इजाफी दुकानें तामीर हो गई, होती चली गई, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहां सोई हुई थी? क्या यह तयन भी होगा कि फायर फाइटर्स के पहुंच जाने के बाद पानी की किल्लत क्यों और लोगों को आग के रहमो करम पर कैसे और क्यों कर छोड़ दिया गया? वी डू नॉट डिमांड रेजिग्नेशंस अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इस मुल्क में ज़मीर इतना किसी का नहीं कि वो रिजाइन कर दे हो। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी साहब, सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी साहब। आपसे आगाज करूंगी जावेद कुरैशी साहब, फरमाए दीजिएगा सर कि वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने फरमाया है कि 80 में ये बिल्डिंग बनी और इसकी हालत बिगड़ती गई और मैं मानता हूं कि हम इसे नहीं संभाल सके। इसको अब अगर कुछ कहा जाता है, इनमें से किसी को कहा जाता है तो बिल्डर तमाशा खड़ा कर देते हैं। आग बुझाने के इंतजाम बिल्डिंग के अंदर होने चाहिए थे, वो नहीं है। क्या कहेंगे आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया महर आपका और आपके चैनल का कि आपने ताजरों की बात अवाम तक और ऐवान तक पहुंचाने। देखिए, ये इल्जाम तराशी आज से नहीं कल से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है कि ताजरों पे इल्जाम तराशी की जा रही है। ये जो इदारे बने हुए हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ये KMC, इनकी क्या जिम्मेदारियां थी? ये बिल्डिंग आज कोई 6 महीने पुरानी बिल्डिंग नहीं थी जिसके अंदर वहां से कोई वायलेशन हुई और इतना बड़ा थानिया हो गया। अफसोस का मुकाम यह है कि हमारे बंदे शहीद हुए, अरबों रुपए का हमारा नुकसान हुआ, हम बेरोजगार हो गए और हम पर इल्जाम लगाया जाता है। जो इदारे सिंध गवर्नमेंट के हैं उन्हें कम से कम इनको अपने इदारों पर जाके उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए कि ये इतना बड़ा थानिया हो कैसे गया। आज और सर अगर मुझे इजाजत दीजिए, मैं खुर्शीदी साहब को भी लाना चाहूंगी। खुर्शीदी साहब, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मंजूर काका से लेके कि जो कनाडा फरार हो गए और अदालतें ढूंढती रहीं और वो बड़ी जबान ज़द-ए-आम करप्शन की दास्तानें और किस्से रहे थे, बड़ी हमने भी रिपोर्टिंग की सर, मगर 18 साल की ये हुक्मरानी है, 18 साल का ये रोना है। 1 दिहाई से जायद आपके वजारत आला के ऊपर मुराद अली शाह साहब बराजमान रहे हैं, लेकिन आज भी जब तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कहते हैं तो सर कहीं ना कहीं बहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती होगी कि जिधर जिधर कोताहियां कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और तवात्तुर से कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी कोई तूल नहीं आने, कोई मसला नहीं आने, झोल नहीं आने दे रहे, आप ही हाईलाइट करते रहे इन इशूज को। सबसे पहले महर बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यकीनी तौर पे ये जो गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और जो आपने बात की ना अभी सवाल में, ये यहाँ तो ज़बानें पथरा गई हैं जनाब। 1 दिहाई से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, 1 दिहाई से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है इन इशूज़ को लेकर। कौन सा ऐसा, यू नेम इट ना, कि कराची शहर में जो जो इशू हैं, पानी की कमियाबी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, यू नेम इट, कौन सा इशू है जिस पे सेर हासिल गुफ्तगू हमारी जानिब से नहीं की गई है। अच्छा, ये वाले इंसिडेंट को मैं स्पेसिफिकली इसलिए, चूंकि आपने अपने इब्तदाइया में भी बताया प्रोग्राम के कि जी फायर सेफ्टी ऑडिट होने थे, KMC ने कमिटमेंट की थी। अच्छा, वो जब फायर सेफ्टी ऑडिट हो गए थे तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी जवाब दे तो हुकूमत सिंध है ना। तो मेरा मकसद ये है कि सर जब आपका मेयर 2023 कमर्शियल प्लाजा में आग लगने के बाद कहता है कि बिल्डिंग में सेफ्टी इंतजामात होंगे, उनको मुकम्मल करवाऊंगा वरना मेरे शहर के अंदर ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं चल सकेगी, आप लोगों ने बहैसियत ऑपोजिशन कितनी दफा इस इशू को रेज किया? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उनकी कोताही तो आया हो गई है ना हर एक के ऊपर लास्ट जी लास्ट मैं इसको लास्ट जो असेंबली का इजलास था उसमें बाकायदा सिंध असेंबली से करारदाद पास हुई है इन फायर ऑफिसर्स और ये जो फायर के जो हमारे वर्कर्स हैं उनको लेकर, और उस पर पूरी सेर हासिल गुफ्तगू हुई थी, करारदाद पास हुई थी, अपोजिशन की करारदाद थी, हमारी ये खातून रुकन ने पेश की थी। तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया सर? पहली बार नहीं हो रहा है जी, करेंगे जी, हो रहा है, हम बेहतर कर रहे हैं, वही जवाब जो 18 सालों से यानी कि बल्दियाती निजाम, बिल्डिंग कंट्रोल, आपकी फायर ब्रिगेड, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, आपकी शहरी मंसूबाबंदी, ये सब महकमे प्रोविंशियल सिस्टम के अंडर आते हैं। यानी कि आज आप फिर ये ऐलान कर सकते हैं कि कराची में सिविक इदारे कोलैप्स कर चुके हैं, खत्म। जी, मैं तो पिछले 1 साल से ये बात तवातुर के साथ कर रहा हूं कि इंतजामी तौर पे ये सूबा कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी नजर आ रहा है। जिस प्रेजेंटेशन का आपने हवाला दिया ना, हाँ।
जी, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। जिस प्रेजेंटेशन का हवाला आप दे रही हैं जो इस्लामाबाद में दी गई, उस प्रेजेंटेशन का चट्टा खट्टे का हाल ये है कि 17 साल की हुक्मरानी में 17 बूंद पानी इस शहर के लिए नहीं है जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है। 17 साल की हुक्मरानी में 17 बड़े अस्पताल नहीं है, 17 साल की हुक्मरानी में 1700 बसेस नहीं है, 17 साल की हुक्मरानी में 1700 मॉडल स्कूल नहीं है। देखिए, बातें बहुत सारी हैं करने को। मैं इस स्पेसिफिक इशू को लेके अगर मैं बात करूं तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन ये है कि देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो गलती थी, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है। ये किस तरह रोका जा सकता है, इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह बेहतर हो सकती है, उसका वाहिद हल ये है कि जब तक आप थर्ड ईयर गवर्नमेंट को फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करेंगे, ये सारे मसले होते रहेंगे। 1-1.5 साल पहले गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल, आरजे मॉल का हवाला दिया आपने, वो आग लगी थी, 11 लोग शहीद हुए थे। अभी ये गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट हो गया। हम 3 दिन दोबारा बहस करेंगे, इसके बाद फिर आप भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, फिर मूव फॉरवर्ड करेंगे और इंतजार करेंगे कि अगला इंसिडेंट खुदा ना खास्ता कब होगा। ये रवैये ठीक नहीं है हुकूमतों के। सर ये जवाब लेते हैं हमारे साथ सीनियर वजीर हुकूमत के। सर इजाजत दीजिएगा, नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। शाह जी, 37 घंटे बाद भी आग तो बुझ गई है, लेकिन जानी नुकसान से दिल अभी भी डूब रहा है सर। और फिर लापता अफराद का तो नहीं सोचना भी नहीं इंसान चाह रहा कि उधर क्या फैमिली पे गुजर रही है। तो वजीर बल्दियात की हैसियत से भी सर, एज अ सीनियर वजीर, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जब चीफ फायर ऑफिसर्स बदकिस्मत हादसे की मिथ को बर्स्ट कर देते हैं कि ये हादसा था ही नहीं, फायर सेफ्टी इंतजामात की अदम मौजूदगी का जिक्र करते हैं, इंस्पेक्शन के बुनियादी असूल पामाल होने की बात करते हैं, नैरो पैसेजेस और स्ट्रीट्स की बात करते हैं, या बिल्डिंग कंट्रोल्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलॉज ना होने की बात करते हैं शाह जी, या फिर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स या कोई प्लान ना होने की बात करते हैं, पानी की किल्लत की बात करते हैं। तो सर मैं नहीं समझ पा रही कि 17 साल पीपल्स पार्टी के, 10 साल मुराद अली शाह के, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हम खुद को बयुल्ज़िमा नहीं समझते और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें कीमती जानें भी गईं और लोगों का माली भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसके लिए सीएम साहब ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी और जिसमें हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी थे और सब ने मुतफ़िका तौर पर कुछ स्टेप्स और कुछ चीज़ें तयन की हैं और उस पर इंशाल्लाह अमल होगा। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक हादसा है और स्पीचलेस हैं इस पे बात करने के लिए, दिल दुखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई, ये इंशाल्लाह अमल होते होते ना अल्लाह आपको भी सलामत रखे, जिंदगी दे सर। मैं यकीन माने 20 साल से सुन रही हूँ, आपका 3-3.5 करोड़ का शहर है, इसके अंदर आपके 1300 फायर ब्रिगेड अमले की तादाद है, ज़रूरत 13 लाख की है सर। साल से एक टेंडर नहीं खरीदा गया, 13 लाख लोगों पे एक फायर स्टेशन है। तो जब तवील अल मुद्दती प्लानिंग की बात चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं तो सर ये तो इंसान को मातम ही करना चाहिए ना। अगर आपकी कोई और प्रेडिसेसर होता आपका तो समझ आती कि विरसे में क्या क्या मिला था और अब क्या क्या कर रहे हैं। तो सर 17 सालों से एक सिलसिला चला आ रहा है, अभी भी तवील अल मुद्दती प्लानिंग। उसमें एक तो फायर टेंडर भी काफी मंगवाए हैं, स्नॉर्कल्स भी आई हैं, ऐसा नहीं है कि कई सालों से कुछ नहीं आया और इनको इक्विप भी किया गया है। लेकिन आग इस नौयत की थी कि जिसकी वजह से सब ने वहाँ पे अपनी कोशिश की। हमारा जवान भी शहीद हुआ जो फायर था उसमें, जो केएमसी की तरफ से थे, और सिविल एविएशन से भी शाह जी 2021 जनवरी के बाद कितनी परचेसिंग हुई है? जी, इसमें स्नॉर्कल्स भी आई हैं और फायर ब्रिगेड की काफी। कौन से साल में सर? 2021 इमरान इस्माइल के गवर्नर होते हुए तो मुझे पता है, बाद में बताइएगा साल 22 कब आई है, क्या परचेसिंग हुई है 2022 और 23 में? उसकी सारी तफसील मौजूद है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा क्योंकि केएमसी के पास थी ये सारी चीजें। और आप मौका दें तो मैं तफसील दे देता हूं। जी उनसे भी तफसील पूछ लें, वो भी जरूर बताएंगे। लेकिन हम उसमें कर रहे हैं। और चीफ शाह जी मैं पूछ लेती हूँ, आपके अंजुमन ताजरान के हेड हमारे साथ बैठे हैं, वो बिल्कुल अपनी तफसील भी दे दें क्योंकि सिंध गवर्नमेंट टेंडर वेबसाइट पे मैं आज गई, उस पर तो ऑयल और बैटरीज परचेज का जरूर बताया गया है, मगर इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है। मगर सुन लेते हैं, जी कुरैशी साहब अपडेट दे दीजिए, क्या आखिरी परचेसिंग हुई है? देखें, नासिर हुसैन शाह साहब इंतहाई शरीफ आदमी है और मैं समझता हूँ इनकी मैं बहुत इज्जत भी करता हूँ और ये बहुत अच्छे इंसान भी है।
लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी ने 18 साल अपने दौर में जो ये बात बता रहे 1.2 की जो भी ग्रांट थी वो विफाकी हुकूमत की थी, उससे जाके फाइटर इन्होंने वहां से आई। उसके बाद मुझे नासिर हुसैन साहब के पास बल्दियात इदारा भी है, ये मुझे बता दे 2021 से 22 में 23 में कब जाके फाइटिंग ये गाड़ियां जब आई हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड हो, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बात इन्होंने आती बहुत कही, हमें एक दूसरे पे इल्जाम तराशी के खत्म कर कर हमें ये सोचना चाहिए जो लोग शहदा है उनसे हमें हमदर्दी होनी चाहिए, उनको कंपलसेट किया जाए। और हमारी जो सूरत हाल है आज, जिस तरीके से सीएम साहब ने अपने चंद मनपसंद लोगों को, मैं बिल्कुल ऑन एयर कह रहा हूं, उनको बुलाकर सब ठीक और 1 करोड़ रुपया मुआवजा जो शहदाओं को दिया है, उन्होंने कोई जख्मी का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम बिल्डिंग को नए सिरे से बनाएंगे, कोई उनकी माली इमदाद की अभी तक कोई वजाहत उनकी नहीं आई। जब हम उनसे टाइम मांगते हैं तो उनको इतना टाइम ही नहीं होता शाह साहब को कि वो हमें ये देखे। ये मामला एसएमई का है न कि इंडस्ट्री का है। मुझे अफसोस होता है आप उन्हें बुलाते हैं जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और एसएमई को आप भूल जाते हैं। मुझे बताएं यहाँ कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई थी गुल प्लाजा में, तो आपने जो चैप्टर की या दूसरे दोस्तों को हमारे बुलाया। मुझे ठीक है शाहजी, इसका भी जवाब जरूर दे दीजिए। गो कि मैं जाती तौर पे सर मैं तो खुद शर्म आना शुरू हो गई है 1-1 करोड़ के हैंडआउट्स दे के लोगों की जानों के ऊपर जो चले गए। आई मीन यू नो द प्रॉब्लम हियर इज मच डीपर। देखिए, एक तो किसी की जान का ना मदावा है ना ही कोई उसका मुतबादिल है। ये एक फैमिलीज को थोड़ा सा उनकी दिलजोई के लिए ये ऐलान किया, और दीगर मैं अपने जो बिजनेस कम्युनिटी के दीगर लोग हैं और हमारे ये मोहतरम भाई हैं, इनको भी उसमें जो कमेटी है उसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी, इनको याद होगा कि जब इस तरह की सूरत हाल हुई थी तो बिजनेस कम्युनिटी को ही ये फंड्स दिए थे ताकि वो उन सबको उनकी रीसेटल करें सबको। अब भी यही सीएम साहब ने कहा कि आप उसका अंदाजा लगाएं जो जो नुकसानात हुए हैं, मैं माली नुकसानात की बात कर रहा हूँ, तो उन सबको कंपनसेट किया जाएगा और उनका सपोर्ट की जाएगी। और जो जख्मी हैं, क्योंकि जख्मी जो थे वो फौरी उसी दिन डिस्चार्ज हो गए थे और कोई शदीद जख्मी नहीं है, लेकिन उनके लिए भी सीएम साहब ने कहा। अच्छा शाहजी, एक तो ऐसे प्लाजों की एग्जिस्टेंस, दूसरी बात इधर दुकानों की ओनरशिप, ये जी मैं आपसे एक पेपर शेयर करता हूं अभी, क्योंकि हमने सिंध गवर्नमेंट ने भी ये ऑर्डर रिप्लेस किया हुआ है और जर्मनी से ये गाड़ियां कुछ आई हैं, कुछ और मजीद भी आ रही हैं, वो मैं आपको अभी शेयर भी करता हूं। ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ने इनकी परचेजिंग नहीं की, वो बहुत अच्छी फायर टेंडर जो हैं वो कुछ आए और कुछ अभी मजीद आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 1 या 1.5 माह में वो पहुंच जाएंगे। ओके वो भी सर, मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रही हूँ शाहजी, ऐसे प्लाजे अगर आपको पता है कि इधर नहीं जो आपके सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही या सेफ्टी कंप्लायंसेस पूरी नहीं हो रही ऑडिट्स के बावजूद भी, तो इनको सील क्यों नहीं कर दिया जाता सर? ये मैं समझने से कासिर हूँ। ज़ैनब मार्केट है, बोरी मार्केट है, पीछे के प्लाजे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, या तो आप आज मुझे कह दें ऑन एयर कि तमाम तर जबरदस्त बने हुए हैं और जबरदस्त कंप्लायंस के तहत चल रहे हैं, ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहाँ पे इन तमाम चीजों का फुकदान है। और आज जो एक चीज तय हुई कि सब जगह पे फायर अलार्म को तो फौरी तौर पर हर बिल्डिंग में लगा दिया जाए, और उसके साथ साथ जो आज क्यों तय हुई? इब्तदाई तौर पर, जी बिल्कुल, मैं इसमें अपनी कोताही ही कहूंगा। हम ये नहीं कहते कि कोई ऐसा नहीं है, और हम बिल्कुल बरीउज़्ज़मा हैं इन सारी चीजों से, लेकिन इन पर भी इंशाल्लाह अमल हो जाएगा ताकि आइंदा किसी हादसे से बच जाए। यही तो शाहजी पता है, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, शाहजी मोहतरम, नक्शे पास हो जाते हैं, इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, ऑडिट्स हो जाते हैं, अरबों रुपए के आपके बजट्स आ जाते हैं, केएमसी को आप लोग खुद मुख्तार नहीं बनाते, ज़ेली इदारा जो इसका है वो भी खुडे लाइन लगा रहता है और हो जाएगा। सर ये क्रिमिनल है। मैं अपना लहू किस हाथ पे तलाश करूं? क्रिमिनल है ना शाहजी? ये आप मानते हैं आज ये क्रिमिनल है सर? इसके ऊपर तो ना चीफ मिनिस्टर को रहना चाहिए ना मेयर को रहना चाहिए, माइंड यू। शाह साहब आज एग्री करें ऑन एयर, जो इसमें गफलत हुई उनके खिलाफ एफआईआर होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। जी शाहजी, जी बिल्कुल, ताकि आने वाले लोगों यही कहा है कि जो इंक्वायरी इसकी जो होगी उसको भी, जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि वो जो फोरेंसिक पूरी एक लैब है पंजाब में, उसके तहत ये सारी इंक्वायरी की जाए और उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आएंगी फोरेंसिक लैब पंजाब में,
जी वो एक है वहाँ पे, उसके लिए ही कहा है कि वहाँ से ही वो इंक्वायरी हो, लेकिन हम जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं कि अगर वो इंक्वायरी मुकम्मल करवाएं, हम चाहते हैं, हमारी डिमांड है। हमने ये जो आज कमिश्नर की सरबराही में आपने जो कराची कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बनाई, हम इसे मंजूर नहीं करते। जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। वही इदारे जो कमिश्नर साहब के अंडर में, वो क्या इंक्वायरी करेंगे? देंगे उन्होंने अपने लोगों को बचा के फिर निकाल लेना इसी इंक्वायरी में। और जी बिल्कुल, इस पे भी बात हो सकती है। कोई ऐसा ये नहीं है कि ना हो, हम जुडिशियल कमीशन बनाए ही ना। मैं सीएम साहब से बात करूंगा और हो सकता है हम इस साइड पे जाएं। और सर ये भी मुझे बताइएगा, आपके पास 28 फायर स्टेशंस हैं, 45 से 50 के करीब फायर टेंडर्स हैं, 1000 लोग करीब बताए जा रहे हैं हमले, 1200 कोई 1300 कह रहा है। इसको कितना बढ़ाएंगे और कितनी मुद्दत में बढ़ाएंगे सर? जी इसके लिए भी सीएम साहब ने कहा है और उसमें काफी इजाफा करके, और जाहिर है हमें खुद इस चीज का फील हुआ है, ये बहुत सारी चीजों का फुकदान है और उनको बेहतर किया जाएगा ताकि आइंदा कोई ऐसा हादसा ना हो सके। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैं आपके फेस वैल्यू के ऊपर इधर बात खत्म कर देती हूँ, बिकॉज सर ये सुन के कान भी घिस गए कि गलतियां दुरुस्त करेंगे। एक सवाल, मेरा सवाल का जवाब साहब से देना था। मैंने कहा कि ये जो हादसा हुआ है एसएमई वालों का हुआ है या इंडस्ट्री वालों का? जी ये बिल्कुल आपका ही उसमें है और इंशाल्लाह आपको भी उसमें बुलाएंगे। मैं असल कल सक्कर था, आज सुबह ही मैं पहुंचा हूँ और फिर मीटिंग में सीधा ही चला गया था। और ये बिल्कुल हकीकत है, आप लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए और मैं माजरत खा हूँ आपसे, और इंशाल्लाह आपसे भी नाम लेके जो भी हमारे दोस्त हैं उनको इस कमेटी में करेंगे। मुझे मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है आप। आखिरी स्टैटिस्टिक भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं शाह जी। चीफ फायर ऑफिसर ने 2023 में कहा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट फायर ट्रक की मेंटेनेंस की जरूरत है 2023 में। सर आज हम 2026 में आ गए हैं, 3 साल गुजर चुके हैं। उस वक्त से लेके अब तक सिंध हुकूमत मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर पाई। सर इस पे भी जरा मुझे कुछ बता दीजिए। जी मैं, क्योंकि ये पूरा इदारा मेयर साहब के अंडर है और मैं इसलिए इस वक्त कोई हतमी बात ऐसी नहीं कह सकता, लेकिन मैं पूरी रिपोर्ट लेके आपसे जरूर शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये खुर्शीदी साहब आप मुझे अपडेट दे देंगे? मैं तो नहीं मांगती किसी का इस्तीफा सर, मेयर साहब ने अपडेट करना है। वो ढक्कन में बच्चे, वो गटर में बच्चे गिर जाते हैं, उसके ऊपर भी एक रद्द अमल हम जानते हैं क्या होता है। इधर भी देख लिया 2021 में 50 फायर ट्रक्स दिए थे, 1.6 बिलियन वफाकी हुकूमत ने उस पर लगाए, लेकिन इसके लिए ड्राइवर्स नहीं है बताया गया। अब ऑफिसर्स, लैंडिंग फायरमैन और टेलीफोन ऑपरेटर्स भी नहीं है, ये भी बताया जाता है। आप अब अगला आपका क्या काम होगा सर, मुख्तसरन बता दें। एज ऑपोजिशन लीडर आपने भी शोर मचाने के साथ साथ कुछ अमली तौर पे भी मुझसे वादा करके जाना है ना आज के, आप क्या अचीव करके दिखाएंगे? वेल देखें, आपने वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब की बात सुन ली और उस बात से आपने खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा कि यहाँ पर वही वाली सूरत हाल है जो कमोबेश 2023 में थी। 2023 में भी कहा गया था कि जी हम फायर सेफ्टी ऑडिट कराएंगे, और उसके बाद क्या हुआ, आज हम दोबारा बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं 2026 में। आज भी कुछ कमिटमेंट्स की जा रही हैं। ये मैं बता रहा हूँ ना, इनके जो रवैये हैं ना उस पे प्रॉब्लम है, हमें इनके रवैयों पे प्रॉब्लम है। अब कमिश्नर के अंडर एक इन्होंने कमेटी बना दी है। भाई कमिश्नर ने पहले कौन से तीर चला लिए थे, हातिम की कब्र पे जाके लात मार दी थी जो इस दफ़ा कर देगा वो कमिश्नर इस शहर का। नहीं हो सकेगा ये वाले मामला इस तरह नहीं हो सकते। आपको अगर सस्टेनेबल सोल्यूशन की बात कर रही हैं तो वो वही है जो मैंने अपने बात के शुरू में कहा था कि आपको एक फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देना होगा। बेशक। कब तक ये कहते रहेंगे चीजें नहीं है। देखिए आज की तारीख में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है ना, क्यों नहीं फाइनेंशियली एम्पावर किया जा रहा उस मेयर को? भाई देखिए, मेयर को एम्पावर करते हैं तो ये मेंटेनेंस के ठेके, ये स्नॉकर्स, ये फायर बाउजर्स, ये फायर ट्रक्स खरीदने की जिम्मेदारी फिर उसकी बनेगी ना। इंस्टेड ऑफ के वो 30 ईयर गवर्नमेंट का जो मेयर है इलेक्टेड बंदा होगा, वो बैठ के रिक्वेस्ट करता फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से। फेडरल गवर्नमेंट का भी आपको पता होगा 52 फायर टेंडर्स आए थे 2021 में, पीछे लगा के कराची और हैदराबाद के लिए वी बिंग एलाई हमने कोशिश करके लिए थे, उसके बाद कुछ नहीं हो सका है। बहुत बहुत शुक्रिया। अली खुर्शीदी ऑपोजिशन लीडर हमारे साथ मौजूद थे, नासिर हुसैन शाह बल्दिया के हमारे साथ वजीर मौजूद थे, जावेद कुरैशी सदर अंजुमन ताजराने सिंध, दुनिया का तीसरा बदतरीन शहर कराची,
वैसे ही नहीं बना, इसके लिए बहुत मेहनत हुई है। अल्लाह सबको अपने ज़ुमान में रखे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, we're going to be right back। नोबेल पीस प्राइज ना मिलने के बाद अब मैं खुद को सिर्फ अमन के बारे में सोचने का पाबंद नहीं समझता। ये अल्फाज सदर डोनाल्ड ट्रंप के हैं कि जो उन्होंने खत लिखकर नॉर्वे के वजीर आजम को कहे हैं। हालांकि सदर ट्रंप माजी में 8 जंगें खत्म करवाने की वजह से खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए एक उम्मीदवार भी समझते थे। अमरीकी सदर के बयान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अमरीका को यकीन है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन से ज्यादा अहम उसकी ताकत है और इसके पीछे अमरीका की यह सोच है कि कसीरुल जहती हल काम नहीं करते। गुटेरेस ने यह भी कहा कि उनके ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमा असूल बशमूल ये कि उसके तमाम रुकन मुमालिक को बराबरी का हक हासिल है अब खतरे में है। इसमें कोई शक नहीं कि एंटोनियो गुटेरेस बेबस हैं, मगर उनकी बात में हकीकत मालूम होती है क्योंकि सदर ट्रंप माजी में यह कह चुके हैं कि अमरीका ग्रीनलैंड हासिल करके रहेगा, चाहे आसान तरीके से हो या फिर मुश्किल तरीके से। सदर ट्रंप की तर्ज सियासत से मुतल्लिक जो तबसरा अमेरिकन कमेडियन जॉन स्टुअर्ट ने किया है वो सदर ट्रंप की न सिर्फ शख्सियत का अहाता करता है बल्कि ये भी वाज़ेह करता है कि ट्रंप और हिटलर में फर्क है। सदर ट्रंप हिटलर से मकबूल हैं या नहीं, मगर उनके बयान के बाद नेटो ममालिक ने ग्रीनलैंड में अपने फौजी भी तैनात कर दिए हैं। खबर रसाल इदारे रॉयटर्स ने कहा है कि सदर ट्रंप ने नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर को लिखे अपने खत में ग्रीनलैंड पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल के मुतालबे को भी दोहराया है और यह कहा है कि आलमी सलामती उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अमरीका को ग्रीनलैंड पर मुकम्मल इख्तियार हासिल ना हो। अमरीकी सदर ने नॉर्वे के अलावा डेनमार्क पर भी तनकीद की है और सवाल उठाया है कि वो ग्रीनलैंड को रूस या चीन से कैसे महफूज रख सकता है। सदर ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के मलकियती हक के वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं है। सदर ट्रंप की धमकी के जवाब में नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गार ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेजे गए अपने जवाब में यह वजाहत दी है कि नोबेल अमन इनाम नॉर्वे की हुकूमत नहीं बल्कि एक आजाद नोबेल कमेटी देती है। अपने बयान में नॉर्वे के वजीर आजम ने ग्रीनलैंड के मामले पर भी मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा है कि ग्रीनलैंड मुमलिकत डेनमार्क का हिस्सा है और नॉर्वे इस मामले में डेनमार्क की मुकम्मल हमायत करता है। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ग्रीनलैंड और डेनमार्क में एहतजाज शुरू हो गए हैं। सदर ट्रंप ने अमन की सोच तर्क करने के अलावा अमेरिका के करीबी फौजी और सियासी इत्तेहादी मुमालिक पर मजीद टैरिफ लगाने की भी धमकी दे डाली है। ग्रीनलैंड मामले पर साथ ना देने वाले मुमालिक के खिलाफ 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर 1 जून तक ग्रीनलैंड को फरोख्त ना किया गया तो 10% आयद टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। सदर ट्रंप के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। इसके अलावा डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन भी अमरीकी टैरिफ की जद में होंगे। उनका कहना है कि यह फैसला अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी मामलात में वाशिंगटन के मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। अमरीका अपने स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मुफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा और इस टैरिफ का निफाज 1 फरवरी से अमल में आएगा। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अब अमरीका संभालेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में वो कहते हैं कि नेटो 20 बरस से डेनमार्क को कह रहा है कि रूसी खतरे पर तवज्जो दो, डेनमार्क ने तवज्जो ना दी। अब अमरीका रूसी खतरा खत्म करेगा। अमरीकी सदर के इस बयान के बाद यूरोप में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है और ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन के सफारतकारों का हंगामी इजलास भी मुनक्कद हुआ है, जबकि यूरोपियन मुमालिक पर नए टैरिफ ऐलान के बाद आलमी मालियाती मंडियों में शदीद मंदी देखने में आ रही है। यूरोपियन और आलमी स्टॉक मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल के बायस सोने और चांदी की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। सदर ट्रंप की धमकियों और टैरिफ आयद करने पर डेनमार्क, बर्तानिया और दीगर मुमालिक ने अपना रद्द अमल देते हुए न सिर्फ सदर ट्रंप के इकदाम को इंतहाई गैर मंतकी, तारीखी और ड्रामाई करार दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि हम सालों से प्यूटन के बारे में कहते आए हैं कि वो आलमी कवानीन को कोई अहमियत नहीं देता, मगर यहां तो सदर ट्रंप जब वेनेजुएला और ग्रीनलैंड की सॉवरेंटी को खतरे में डाल रहे हैं तो खामोशी हम क्यों इख्तियार कर रहे हैं। रूस ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को तारीखी करार दिया है तो चीन ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अमेरिका अपने तंग नजर और खुद गर्ज मुफादात के असूल के लिए नाम निहाद चाइना थ्रेट का शोशा अब छोड़ दे, इसे बहाना बनाना फौरी तौर पर बंद करे। अब इस ड्रामाई सूरत हाल में नाजरीन नेटो मुमालिक ने सदर ट्रंप को यह बावर करवाया है कि यूरोप को
ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। अपने बयान में नेटो के 8 रुकन मुमालिक ने खत लिखकर सदर ट्रंप को कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अवाम के साथ खड़े हैं, जबकि बरतानवी वजीर आजम ने इस इकदाम को मुकम्मल गलत और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने नाकाबिले कबूल करार दिया है। साथ ही फ्रांसीसी सदर का यह कहना है कि अब वक्त आ गया है कि यूरोपियन यूनियन पहली बार अपने तजारती हथियार का इस्तेमाल करे। यह तजारती हथियार दरअसल यूरोपियन यूनियन का एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट है। फ्रांस के रियासती मलकीती इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क फ्रांस 24 ने इस इकदाम को बजूका करार देते हुए लिखा है कि इस इकदाम के तहत यूरोपियन ब्लॉक किसी भी मुल्क की मुआशी दबाव डालने की कोशिशों के जवाब में सख्त तरीन तजारती पाबंदियां लगा सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए यूरोपियन यूनियन अमरीकी मसनूआत पर भारी जवाबी टैरिफ लगा सकती है, अमरीकी कंपनियों की यूरोपियन मंडी तक रसाई महदूद कर सकती है और इन्हें यूरोपियन सरकारी ठेकों से भी बाहर कर सकती है। इसके अलावा बरामदी पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं। फ्रांस 24 ने मजीद लिखा है कि यूरोपियन कमीशन या फिर मेंबर मुल्क भी इस इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करने का मुतालबा कर सकता है, मगर लाजमी यह है कि 55% पूरी यूनियन के मेंबर मुमालिक इसकी हमायत करें। इस इंस्ट्रूमेंट के तहत यूरोपियन यूनियन अमेरिका पर 93 अरब यूरो मालियत का जवाबी टैरिफ नाफिज कर सकता है। और अब सवाल यह पैदा होता है कि वेनेजुएला के सदर को हटाने और फिर अगवा करने के बाद सदर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? तो इसका जवाब पावर, रिसोर्सेज और ह्यूमन नेचर है। इस वक्त सदर ट्रंप ताकतवर तरीन शख्सियत है, उन्हें वसाइल की जरूरत है जो ग्रीनलैंड और दीगर मुमालिक के पास हैं। यह इंसानी फितरत है नाजरीन कि अगर उसके पास ताकत आ जाए तो वो इस्तेमाल जरूर करता है। ग्रीनलैंड दुनिया का शायद वो वाहिद खित्ता है कि जो ना सिर्फ मदनियात से माला माल है, बल्कि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि जो रूस और अमेरिका दोनों के लिए अहमियत रखता है। अमेरिकी चैनल 4 न्यूज के मुताबिक रूसी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस यहां बनाया, तो रूस 60 की दहाई से अब तक ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द 400 से जायद मिलिट्री पोस्ट बना चुका है, जबकि चीन भी ग्रीनलैंड के रूट से अपनी बड़ी तजारत करता है। इसके अलावा यूरोपियन ममालिक यूक्रेन के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि अमरीकी इन्फ्लुएंस और असर रसूख को कम किया जा सके। पाकिस्तान से 4 गुना बड़े ग्रीनलैंड की अहमियत से मुतल्लिक बीबीसी लिख रहा है कि ग्रीनलैंड हमेशा से अमरीका की नजर में रहा है। सर जंग के दौरान अमरीका यहां एक न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन बनाना चाहता था, मगर बाद में इस मंसूबे को मुलतवी कर दिया गया कि जबकि इससे कबल दूसरी आलमी जंग से अब तक अमरीका ग्रीनलैंड में पिटोफिक स्पेस बेस चला रहा है कि जो इस वक्त मिसाइलों की निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, ग्रीनलैंड में मौजूद कुदरती मदनियात के जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम और आयरन शामिल हैं, उन पर सदर ट्रंप की नजर है। बीबीसी ने लिखा है कि ग्रीनलैंड गुज़िश्ता 300 साल से डेनमार्क का हिस्सा है और गुज़िश्ता 300 सालों से अमेरिका यह चाहता है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क से अलग होकर उसके साथ मिल जाए। बीबीसी ने मजीद लिखा है कि सदर ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड को कौमी सलामती का मसला करार देने के पीछे एक वजह यह भी है कि ग्रीनलैंड शुमाली अमेरिका और आर्टिक के दरमियान एक ऐसा मकाम है, एक ऐसा पॉइंट है कि जहां से मिसाइल हमलों की सूरत में इब्तदाई वार्निंग सिस्टम्स मौसर तरीके से काम कर सकते हैं और खित्ते में बहरी जहाजों की निगरानी भी मुमकिन है। अमरीकी सदर और बिलखसूस अमरीका की बढ़ती ताकत और इस ताकत का वेनेजुएला, ईरान और दीगर ममालिक में इस्तेमाल करने से मुतल्लिक मारूफ अमरीकी तारीखदान और कोल्ड वॉर ऑन 5 कॉन्टिनेंट्स के मुसन्निफ एल्फ्रेड मैकॉय लिख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इज एन एम्पायर इन डेक्लाइन, यानी कि अमरीका एक ऐसी सल्तनत है कि जो अपने जवाल की जानिब बढ़ रही है। अब इस एम्पायर इन डिक्लाइन के सरबराह के जो अब तक कम से कम 7 ममालिक को धमकियां दे चुके हैं, इस वक्त उनकी तरजीह और कोशिश ये है कि गजा में अपने मुजव्वज़ा अमन मंसूबे को भी हतमी शक्ल दे दी जाए और इसी मकसद के लिए वो मुख्तलिफ ममालिक को कायल कर रहे हैं कि वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाएं। ये भी सदर ट्रंप अपनी ताकत की प्रोजेक्शन के लिए कर रहे हैं। सदर ट्रंप तुर्किया, भारत के अलावा पाकिस्तान को भी इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दे चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसी मकसद के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से जल्द एक मुलाकात भी होगी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को शामिल होने की दावत दी है, जबकि भारत ने अभी तक बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। डॉश वेल से गुफ्तगू करते हुए माहिरीन का यह कहना है कि गजा और मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम का मामला तो अपनी जगह, लेकिन सदर ट्रंप की यह कोशिश दरअसल पावर प्रोजेक्शन है कि उनके पास इतनी ताकत है। माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप की यह कोशिश रही है कि उनकी जो ताकत है उसे दुनिया भर में प्रोजेक्ट किया जाए। वो दुनिया को एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जो ममालिक कहीं पर एक दूसरे के साथ मिलने को तैयार नहीं, खड़े होने को तैयार नहीं, वो भी उनके कहने पर एक जगह जमा हो सकते हैं। सदर ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त
वही दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर हैं। अभी तक तुर्किया, पाकिस्तान और भारत तीनों ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की हामी नहीं भरी। सदर ट्रंप गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद करवा पाते हैं या नहीं, मगर ये बात ज़े है कि सदर ट्रंप ने दुनिया को बावर करवा दिया है, नो नोबेल नो पीस। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।